नमस्कार। टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले संबंधी वीडियो है वो तुरंत आपको मिल सके। आज पिछली क्लास में हमने वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल को पढ़ा था और आज हम उससे आगे वाले टॉपिक यानी उत्तर वैदिक काल को पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक काल का पूरा कालखंड था वो हमने 1500 से 600 BC पढ़ा और जिसको वेंटानिक्स ने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। दो भागों में 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल जो कि हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे 1000 से लेकर के 600 BC तक का काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो आर्य सभ्यता का विकास हुआ और जिस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई, अब वो क्या है कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद काल था, तो ऋग्वेद काल के अंदर जो आर्य थे उनका विस्तार हमने पढ़ा था सप्त सिंधु प्रदेश, यानी सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों यानी पंजाब और सिंध के एरिया के अंदर क्या थे, आर्य लोग बसे हुए थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और अब आर्य लोग सप्त सिंधु स्थान से पूर्व दिशा की ओर बढ़ने प्रारंभ हो गए। जिस प्रकार हमें शतपथ ब्राह्मण के अंदर, इसमें शतपथ ब्राह्मण, उसमें एक हमें आख्यान मिलता है और वो आख्यान क्या मिलता है कि गौतम राहुगण पुरोहित और पुरोहित किसके हैं? विदेह माधव। किसके? विदेह माधव। तो विदेह माधव और गौतम राहुगण दोनों की कथा क्या है, हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। क्या मिलती है कि विदेह माधव गंगा यानी सरस्वती नदी के तट पर इनका निवास स्थान था और इस निवास स्थान पर ये बैठ करके क्या है कि आराधना कर रहे थे और वैखानस अग्नि है वो क्या है कि इनके मुख में प्रवेश कर गई। जैसे ही इनके मुख से घृत शब्द आया वैसे ही क्या है कि वो अग्नि आ गई पृथ्वी पर। अब विदेह माधव और गौतम राहुगण ने जब इसको देखा तब क्या अग्नि सब कुछ जलाता हुआ चल रही थी। अब पीछे पीछे ये दोनों क्या है कि उसके चलते गए। तो अग्नि कहाँ जाकर के रुकी? वो रुकी सदानीरा नदी पर। सदानीरा यानी गंडक नदी, वहां पर जाकर के अग्नि रुक गई। तब विदेह माधव ने पूछा कि हमारा निवास कहाँ है? तो अग्नि ने उत्तर दिया कि सदानीरा नदी के पूर्व की तरफ तुम्हें बसना है। तो अब हम क्या याद कर चुके हैं कि शतपथ ब्राह्मण के आख्यान के आधार पर उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान अब क्या है कि धीरे धीरे आगे की ओर परिवर्तित होने लग गया। अब आर्य कहाँ चले गए? गंगा यमुना द्वाब तक। कहाँ? गंगा यमुना द्वाब तक आर्यों का जो विस्तार है वो हो गया। ये बात हमारे समझ में आ गई। दूसरे कि इस काल के अंतर्गत जो हमने पढ़े कि छोटे छोटे कबीले थे, जिस प्रकार दशराजा युद्ध हुआ उस समय जिन आर्य अनार्य कबीलों ने भाग लिया, तो अब वो कबीले क्या हो गए? धीरे धीरे परिवर्तित हो गए बड़े कबीलों में। ठीक है, बड़े कबीलों में परिवर्तित हो गए। तो बड़े कबीलों में जिस प्रकार पुरु और भरत दोनों मिलकर के क्या बन गए? पुरु बन गए। ठीक है, और तुर्वस और क्रीवी ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? पांचाल बन गए। महत्वपूर्ण है, दोनों को याद रखना है। कौन कौन? भारत और पुरु मिलकर के क्या बन गए? पुरु राज्य बन गए और तुर्वस और क्रीवी दोनों मिलकर के क्या बन गए? पांचाल बन गए। तो पुरु और पांचाल उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण स्थल हो गए। अब जो पांचाल थे इसका बड़ा ही महत्व था क्योंकि उत्तर वैदिक काल के जो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण केंद्र था वो पांचाल था। अब जिस प्रकार हम बात करते हैं मगध और अंग, मगध और अंग ये दोनों क्षेत्र के अभी तक आर्य सभ्यता से बाहर थे। कौन कौन से? मगध और अंग किससे? आर्य सभ्यता से अभी तक
बाहर थे। अथर्ववेद में क्या कहा गया है कि मगध के लोग क्या है, व्रात्य है। मगध के लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है, व्रात्य कहा गया है। तो अभी ये क्या है कि बाहर थे। दूसरा, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो राजा हुआ करते थे तो वो क्या थे, मक्कड़ थे, आर्य लोग अभी, ठीक है। तो उनका विकास इतना अधिक नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते उनका धीरे धीरे विकास हो गया। और राजा की शक्ति है उसमें भी क्या है कि अब परिवर्तन हुआ। राजा की शक्ति जिस प्रकार हमने देखा कि जिस प्रकार छोटे छोटे जन है वो जन मिलकर के और बड़े जन बन गए, तो साधारण बात है कि जो राजा थे उनकी शक्ति में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ऐसे परिवर्तन के अंतर्गत अब राजा के पास शक्ति भी अधिक रहने लगी। हालांकि ध्यान रखना है हमें इस बात का कि स्थायी सेना अभी भी नहीं है, राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं है। सेना वही है कि युद्ध के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, युद्ध किया, बंटवारा किया और चले गए। लेकिन अब पहले से अधिक शक्ति उनके पास है। कैसे कि कबीले इकट्ठे हो गए, उन्होंने युद्ध किया, एक राजा चुन लिया। एक कहानी हमें मिलती है, उसमें क्या बताया गया है कि एक बार क्या हुआ कि देवताओं और असुरों के मध्य क्या कि युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ कि देवताओं की हार हो गई। अब देवताओं की हार हो गई तो उन्होंने विचार विमर्श किया कि हमारी हार किस प्रकार हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर नेतृत्व का अभाव है, हमारे यहाँ कोई भी राजा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को अपना राजा चुना, और राजा चुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम क्या कि युद्ध लड़ेंगे। उन्होंने युद्ध लड़ा और असुरों को परास्त कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा की उत्पत्ति होनी प्रारंभ हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण की ये कथा है, तो उसमें क्या है कि राजा की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बताया गया, राजा उत्पत्ति के सिद्धांत बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी राजा के जिस प्रकार राज्याभिषेक होता है उसके बारे में उनकी प्रक्रिया वो बताई गई है शतपथ ब्राह्मण में। तो हमें ये दोनों कथानक भी याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जो राजा था उसकी शक्ति अधिक हुई, शक्ति अधिक होगी तो वो क्या आ गया, टैक्स भी अधिक लेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि राजा लोगों को क्या कि स्वेच्छा से जनता कुछ है दिया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, नियमित कर भी देने लगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बलि है वो क्या है कि उनको निश्चित रूप से नियमित रूप से दिया जाने लग गया। अब जो राजा है वो उसका उसी प्रकार चुनाव होता है। चुनाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि वो भी प्रक्रिया है कि सभा और समिति उस पर अंकुश लगाती है। किस प्रकार, जो संस्थाएं हैं उनको ध्यान से सुनना है पहले तो, जो कि ऋग्वैदिक काल से चली आती है। सभा है, समिति है और विदत, ये संस्थाएं हैं। सभा क्या है, इसको अपने उच्च सदन बोल सकते हैं, उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन है। और सभा यानी ये क्या है, संभ्रांत लोगों की संस्था। किसकी है, संभ्रांत लोगों की, यानी बड़े बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो इसके अंतर्गत आया करते थे। ये उच्च सदन हुआ करता था। इसको दूसरा समिति, समिति क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, निमन सदन भी बोल सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या थे, जन सामान्य लोग थे। क्या थे, जन सामान्य लोग थे, लेकिन ये क्या थी, केंद्रीय संस्था थी, केंद्रीय संस्था थी। अब पावर की बात करें तो पावर में समिति के पास अधिक पावर होती थी, ठीक है। हम देखते हैं कि राजा का अनुवांशिक आधार पर होता था, लेकिन फिर भी उसको चुनने का अधिकार किसको था, समिति के पास था, क्योंकि ये क्या है, केंद्रीय संस्था है। समिति है तो इसका चुनाव जनसामान्य यानी सभी लोग इसके प्रतिनिधित्व करते हैं, और केंद्रीय संस्था हुआ करते हैं। उसके बाद विदत, विदत क्या है, सबसे प्राचीन संस्था थी। क्या थी, सबसे प्राचीन संस्था विदत। और विदत का क्या काम था कि ये क्या करती थी, लूट के धन का विभाजन करती थी, लूट के धन का विभाजन करती थी। इसमें विदत के अंतर्गत है ये किया जाता था। तो सभा, समिति और विदत। अब क्या था
कि राजा अनुवांशिक आधार पर था और राजा की शक्तियां भी बढ़ चुकी थी, लेकिन सभा और समिति उस पर अंकुश भी लगा सकती थी। तो इनका क्या है कि चुनाव करवाना भी जरूरी था। अब समय विशेष के साथ जैसे जैसे राजाओं की शक्ति बढ़ी, तो उस शक्ति के साथ उन्होंने क्या की, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना भी शुरू कर दिया। जिस प्रकार हम देखते हैं दिशाओं के अंतर्गत, चारों दिशाओं के अंतर्गत उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व के अंतर्गत क्या था, साम्राज्य, इसको क्या बोला जाता था, साम्राज्य। पश्चिम में स्वराज्य और उत्तर में वैराज्य। उत्तर में क्या बोला जाता था, वैराज्य, और दक्षिण में भोज्य। साम्राज्य है तो यहाँ कौन होगा, राजा कौन सी उपाधि धारण करेगा, सम्राट की, ठीक है। और यहाँ स्वराज्य में स्वराट की, और यहाँ भोज की, और वैराज्य, वैराज्य के अंतर्गत क्या था, यहाँ राजा नहीं होता था, राजा नहीं होता था। ये विशेष बात हमें याद रखनी है कि बाकी सब जगह राजा होता था। उत्तर में जहां वैराज्य था वहां राजा नहीं होता था, बल्कि जनता स्वयं शासन करती थी। पूर्व की तरफ साम्राज्य और यहाँ सम्राट, दक्षिण में भोज्य, भोज, और स्वराट यानी स्वराज्य के अंतर्गत, और बीच में यानी ये क्या है, मध्य देश है। और मध्य देश यानी इसको प्राची भी बोलते हैं। और यहाँ कौन होता था, राजा होता था बीच में, ठीक है। एक समझ, यानी इस प्रकार ये अलग अलग शक्तियों के अंतर्गत उपाधियां भी धारण करते थे। और उसी प्रकार क्या है, ये लोग यज्ञों पर भी विशेष ध्यान देते थे। क्यों, क्योंकि अब तक क्या है कि यज्ञों की जो प्रकाष्ठा है वो पहुंच चुकी थी। यज्ञों में बात करें हम तो पहला है राजसूय। राजसूय यज्ञ ये कब होता था, राजसूय यज्ञ राजा का जब राज्याभिषेक होता था, राजा का राज्याभिषेक होता था, उस समय यह यज्ञ वो किया जाता था। और इस यज्ञ के बाद राजा किनके घर जाया करता था, रत्नियों के घर। किनके घर है, रत्नियों के घर। रत्नी को क्या बोलते हैं, वीर भी बोला जाता था। ये अधिकारी थे, प्रतिष्ठित लोग थे। तो इनकी संख्या क्या है कि 12 बताई जाती है। और राजा इस यज्ञ के बाद इन सभी के घरों घर जाया करता था, ठीक है। और इन रत्नियों में हम देखते हैं तो एक राजा खुद हो गया, और रानी हो गई, युवराज, सूत, सूत यानी रथ सेना का नायक, किसका, रथ सेना का नायक, और भागदूत है, पालागल है, ठीक है, ब्राह्मणी है, सेनानी है। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे वो किसमें थे, रत्नी के अंतर्गत थे। तो राज्याभिषेक होने के बाद में राजा इन सभी के घर जाया करता था और मंत्रियों से भेंट आदि लिया करता था। तो पहला यज्ञ हमने पढ़ लिया। दूसरा यज्ञ किया जाता था वो था अश्वमेध यज्ञ। कौन सा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या था, राजा की शक्ति का प्रतीक था। क्या था, राजा की शक्ति का प्रतीक था। और राजा की शक्ति का प्रतीक कैसे, कि राजा क्या था कि घोड़ा छोड़ता था। अश्व यानी घोड़ा छोड़ता था, और जिस जिस क्षेत्र में उसका घोड़ा जाता वह क्षेत्र उस राजा का हो जाता, वो भी बिना प्रतिरोध के। अगर बीच में किसी दूसरे राजा ने उसके घोड़े को रोक लिया तो उस राजा को इस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। और युद्ध करना पड़ता था तो वो हार जीत के आधार पर फिर क्या है कि साम्राज्य का विभाजन है वो हो जाता था। तो असल में कुल मिलाकर के क्या था, शक्ति का प्रतीक था, राजा की शक्ति का प्रतीक था। फिर है वाजपेय। कौन सा, वाजपेय। और इस यज्ञ के अंतर्गत क्या किया जाता था, रथों की दौड़ की जाती थी। किसकी, रथों की दौड़ की जाती थी। और ये देखें वैसे तो एक मनोरंजन का ही तरीका था। वाजपेय यज्ञ में क्या है कि रथों की दौड़ की जाती, और उस रथों की दौड़ के अंदर जो राजा का रथ था उसको जिता दिया जाता था। उसके बाद एक यज्ञ होता था अग्निष्टोम। कौन सा, अग्निष्टोम यज्ञ।
और अग्निष्टोम यज्ञ के अंतर्गत क्या होता था कि इसके अंतर्गत सोम पीसा जाता था। सोम यानी मुंजवत पर्वत पर, क्या हिमालय की मुंजवत चोटी पर है सोम, वहां उगता था और इसको पीस करके और पिलाया जाता। फिर अग्निष्टोम यज्ञ की एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो यज्ञ करने वाले हैं यानी याज्ञिक है, जो यज्ञ करने वाला है याज्ञिक और उसकी पत्नी दोनों को क्या है कि 1 वर्ष पूर्व तक सात्विक जीवन है वो व्यतीत करना पड़ता था, उसके बाद ही अग्निष्टोम यज्ञ है वो किया जाता था। एक होता है पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ यानी यह क्या होता था, पुरुषमेध यज्ञ जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा कि जो उत्तर वाले थे वे राज्य वाले, वो लोग पुरुषमेध यज्ञ वो किया करते थे। इसमें 25 यूपों का निर्माण किया जाता था और पुरुषों की क्या बलि दी जाती थी। 25 यूप यानी जो याज्ञिक कुंड है, याज्ञिक जो कूप है कुंड है उनका निर्माण है वो किया जाता था। तो ये कई प्रकार के हमारे सामने यज्ञ थे इस काल की। यज्ञों के बाद हम बात करते हैं कि इस काल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और आए। जिस प्रकार हम कृषि में देखें तो अब पशुपालन की जगह मुख्य व्यवसाय इनका क्या हो गया, कृषि हो गया। अब कृषि में परिवर्तन कैसे आएगा कि पहले जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण फसल थी, लेकिन अब क्या हो गया, गेहूं के साथ जो भी महत्वपूर्ण, गेहूं के साथ धान भी महत्वपूर्ण फसल हो गए। यानी उत्तरवर्ती काल में गेहूं और धान की महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ गई। अब गेहूं और धान ज्यादा मात्रा में उगाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि अब आर्य लोग कहां तक पहुंच गए, गंगा यमुना द्वाब तक पहुंच गए और वहां की नदियों की उर्वरता और मिट्टी की उर्वरता, नदियों के पानी के बहाव के साथ जो मिट्टी आती है उससे धान की फसल भी अच्छे तरीके से होने लगी। हम देखते हैं कि सतवत ब्राह्मण है, उसमें क्या बताया गया है कि 4 जो क्रिया है कृषि की, जो 4 क्रिया है जैसे जुताई, बुआई, मड़ाई, है ना, तो वो क्या है कि इसके अंतर्गत बताई गई है कि किस प्रकार होता था। जो पाठक संहिता है उसमें क्या बताया गया है, पाठक संहिता में बताया गया है कि 24 बैल है वो किस प्रकार हल खींचते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा रथ खींचे जाने का उल्लेख है वो मिलता है। तो ये कई जानकारियां हमें इसमें मिलती है। अब हम बात करते हैं जिस प्रकार की धार्मिक क्षेत्र में अब जो रुद्र था वो शिव का रूप ले चुका था, ठीक है, परीक्षित को मृत्यु का देवता है वो इस काल में माना जाने लगा। अब बात करते हैं कि जो विद्वान लोग थे वो कौन कौन थे। इस काल के जो राजा हुआ करते थे वो भी क्या है काफी विद्वान थे। जिस प्रकार केकय का अशोकपति, पांचाल का रहवण जवाली, पांचाल का रहवण जवाली, काशी का अजातशत्रु और विदेह का राजा जनक। इन राजाओं के, ये क्या कौन से राजा है, उत्तर वैदिक काल के दार्शनिक राजा हैं। उत्तर वैदिक काल के दार्शनिक राजा हैं। हर कंपटीशन में ये यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप कर लिया जाता है। तो के का कौन है, अशोकपति, पांचाल का रहवण जवाली, काशी का अजातशत्रु और विदेह का राजा जनक। राजा जनक के दरबार में, विदेह के राजा जनक के दरबार में क्या हुआ था, याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हुआ था, ठीक है। तो इस संवाद की जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद में जानकारी मिलती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य जो संवाद हुआ तो उसकी जानकारी कहाँ मिलती है, बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत मिलती है।
राजा जनक के दरबार में ये हुआ। और अब याज्ञवल्क्य की बात करते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य वो क्या है कि बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम प्रणेता थे, प्रवक्ता थे, पहले याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य की कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां। एक का नाम है मैत्रेयी और दूसरी का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी, क्या नाम है? कात्यायनी। तो दोनों ने क्या है कि अपने पति से मांगा। एक ने मांगी संपत्ति और एक ने मांगा ज्ञान। तो मैत्रेयी ने क्या किया कि अपने पति से कहा कि मुझे तो बंटवारे में क्या दे दो? ज्ञान दे दो। किसने? मैत्रेयी ने। इसने क्या ले लिया? ज्ञान ले लिया और इसने ले ली संपत्ति। ठीक है। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी, क्योंकि विदुषी नारियों का उल्लेख भी हमें किसमें मिलता है? उत्तरवैदिक काल में मिलता है। विदुषी जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में मिलता है उसी प्रकार गार्गी, मैत्रेयी है, उनका उल्लेख भी हमें उत्तरवैदिक काल में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस काल में और क्या क्या विकास हुआ। जिस प्रकार हम देखते हैं कि 16 संस्कार और 4 आश्रम। ठीक है। उसके अलावा जो 16 संस्कारों की बात करें तो 16 संस्कारों में बड़े बड़े रूप से हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोदय, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म। ठीक है। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोदय, 3 जो संस्कार है ये क्या है? जन्म से पहले। क्या है? जन्म से पहले है। तो ये 3 संस्कार हो गए। उसके बाद जन्म लेते जातकरण, फिर नामकरण, निष्क्रमण, उसके बाद है अन्नप्राशन। कौन सा है? अन्नप्राशन, यानी बच्चे को अन्न है वो दिया जाता है। फिर है चूड़ाकरण, फिर होता है कारणवेद, फिर होता है विद्यारंभ और उसके बाद होता है उपनयन संस्कार, जो कि महत्वपूर्ण संस्कार होता था और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत है। जो बालिकाएं थी उनका उपनयन संस्कार किया जाना बंद कर दिया था। उसके बाद होता है वेदारंभ। ठीक है। और फिर जो समावर्तन, शिक्षा का समापन है वो किया जाता था, यानी केशांत। ठीक है। और फिर विवाह है और अंत में अंत्येष्टि। इस प्रकार संस्कारों की हमने बात करी। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 आश्रम। आश्रम व्यवस्था जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 3 जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तीनों का जो उल्लेख है वो हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद। किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। लेकिन पहली बार चारों का एक साथ उल्लेख किसमें मिलता है? हमें जाबाल जो उपनिषद है उसके अंतर्गत पहली बार चारों का उल्लेख भी हमें मिलता है। पुरुषार्थ की बात करें तो इस काल में पुरुषार्थ भी आ चुके थे, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये पुरुषार्थ भी आ चुके थे। एक है आश्वलायन ग्रह सूत्र। आश्वलायन ग्रह सूत्र। आश्वलायन ग्रह सूत्र में क्या है कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। इसका 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया और इसके अंतर्गत है जैसे ब्रह्म विवाह है, तो ब्रह्म विवाह
सबसे अच्छा विवाह है वो माना जाता है, जो कि भारतीय समाज में आज भी सर्वाधिक होता है, ब्रह्म समाज विवाह है। दूसरा आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह है की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक जोड़ी गाय और बैल है वो दिए जाते हैं। एक जोड़ी गाय और बैल है वो किसमें दिया जाता है? आर्ष विवाह के अंतर्गत है वो दिया जाता है। जिस प्रकार देव विवाह या ऋषि विवाह हो गया और प्रजापत्य विवाह हो गया, असुर हो गया, ये कई विवाह के प्रकार थे। अब हम बात करते हैं इस काल के 5 जो महायज्ञ थे। इस काल में क्या आ गए? महायज्ञ भी आ गए। तो पहला हम बात करते हैं ब्रह्म यानी ऋषि यज्ञ, फिर है देव यज्ञ, फिर है मनुष्य यज्ञ और उसके बाद है भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ। तो ये 5 क्या है कि इस काल के महत्वपूर्ण यज्ञ है वो किए जाते हैं। ये हमने बात करी। उत्तर ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति और कर के अंतर्गत किस प्रकार परिवर्तन आया, समाज के अंतर्गत क्या परिवर्तन आए? परिवर्तन वही थे कि उपनयन संस्कार बंद हो चुका था, बाल विवाह नहीं होते थे। जो बालिकाएं हैं उनकी क्या है कि 16-17 वर्ष की उम्र में शादी की जाती थी और जो सभा और समिति है उनमें पहले भी क्या है कि उनको जाने का अधिकार नहीं था, ठीक है, और अब पूर्णतया बंद हो गया। उसके अलावा संपत्ति का अधिकार पहले भी नहीं था और अब भी संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। दास प्रथा समाज में विद्यमान थी, लेकिन सती प्रथा जिस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत सती प्रथा है वो एक प्रतीक के रूप में हुआ करते थे कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसकी पत्नी को उसके साथ एक बार के लिए वहां पर बिठाया जाता है, उसके बाद उसके जो स्वजन है वो वहां से उठा करके ले आते थे। लेकिन अब क्या है कि वो प्रथा और ज्यादा बढ़ गई, यानी सती प्रथा अब कुछ हमें संकेत है वो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देंगे। आर्थिक में बात करें तो महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब 1000 BC के आसपास क्या हुआ कि लोहे का आविष्कार हो गया और लोहे के आविष्कार के कारण क्या हुआ कि हमें महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि लोहे को सर्वप्रथम किस में लगाया गया? तो सर्वप्रथम लगाया गया था अस्त्र शस्त्र के निर्माण के अंतर्गत लोहे का वो लगाया गया था। उसके बाद ही उस लोहे को कहाँ लगाया गया? कृषि कार्यों के अंतर्गत है वो लगाया गया। बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।